अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका के अंदर वहाँ की फ़ौज और हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। ब्लेम गेम शुरू हो गया है कि तेरी वजह से डिफ़ीट हुई है। वो कह रहे हैं नहीं, तेरी वजह से डिफ़ीट हुई है। फ़ौज हुकूमत पे डाल रही है, हुकूमत फ़ौज पे डाल रही है। अमेरिकी फ़ौज के आला तरीन ओहदेदार ने सेनेट के अंदर ऑन ओथ कहा है कि हमने बाइडन से कहा था कि 2500 फ़ौजें कम से कम अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तकिल तौर पर रखें, लेकिन बाइडन ने हमारी एक ना मानी और मुकम्मल तौर पर विथड्रॉल करा दिया। इसी वजह से हमारी इतनी ज़्यादा दुनिया भर में बेइज्जती हुई है, हर कोई हम पे हंस रहा है। और उनका कहना था कि मौजूदा और पिछली अमेरिकी हुकूमत को अफ़गानिस्तान से निकलने की कोई डेट देनी नहीं चाहिए थी। डेट देकर हमने बड़ी गलती कर दी, डेट नहीं देनी चाहिए थी, अपनी मर्ज़ी से आराम से निकलते। उनका कहना था कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अफ़गान नेशनल आर्मी जो हमने इतनी मेहनत से ट्रेंड करवाई है और इतना पैसा लगाया उन पर, कोई 80 अरब डॉलर से ऊपर का पैसा उन पर लगाया हुआ था, 80 अरब डॉलर। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये फ़ौज यूं धपड़धूस हो जाएगी। चंद दर्जन मोटरसाइकिल सवार जो थे ये आके काबुल फतह कर लेंगे, मोटरसाइकिल सवार। उधर अमरीकी सियासी क़यादत का इन इल्ज़ामात पे जवाब है कि अगर फ़ौज ना निकालते तो अफ़गान तालिबान हमारी फ़ौज को टारगेट करते। ये याद रहे कि अक्सर अफ़गान तालिबान सर्दियों में अपनी कार्रवाइयाँ कम कर देते थे, सर्दी के मौसम में, लेकिन बाहर आते ही वो मुकम्मल एक्टिवेट हो जाते थे। इसको स्प्रिंग ऑफेंस कहा जाता था, तालिबान का स्प्रिंग ऑफेंस। वो बॉलीवुड का गाना है ना, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहार में तालिबान जंगजू जो कि इधर उधर हो जाते थे विंटर में, ये सारे बहार में निकल के आ जाते थे दोबारा। और इस स्प्रिंग ऑफेंस ने शदीद होना था, ये रिपोर्ट्स थी कि शदीद होना था अगर पीस टॉक्स ना होती। और इसमें ट्रंप इंतज़ामिया ने यह रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि अब पीस टॉक्स शुरू होने वाले हैं, लिहाजा आप बराए मेहरबानी अमेरिकियों को टारगेट करना बंद करें। तब से लेकर 2020 से अफ़गान तालिबान ने एज़ पर एग्रीमेंट एक भी फ़ौजी को निशाना नहीं बनाया। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस अरसे में आईसिस के ने भी, यानी ये कोई ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं आए अमेरिकियों के ख़िलाफ़। बाकियों को टारगेट करते रहे, ख़ास तौर पर अफ़गान तालिबान को। अमेरिकियों को उन्होंने भी ज़्यादा टारगेट नहीं किया। इससे ये रिपोर्ट्स मज़ीद दिलचस्प हो जा रही हैं कि इनको, आईसिस के वालों को, स्पेशल हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए इराक़ और शाम से खुफिया ताकतें अफ़गानिस्तान लेकर आई थीं। यानी उन हेलीकॉप्टरों पे किसी मुल्क का झंडा नहीं लगाया हुआ था, अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स थे जो कि इनको इराक़ और सीरिया से यहाँ ड्रॉप करते गए अफ़गानिस्तान में। और ये सारे फिर अफ़गान तालिबान से लड़ते रहे। अच्छा, अफ़गान तालिबान की दुश्मनी किसके साथ है? अमेरिका के साथ है ना। तो ये तो लिंक क्लियर बन रहा है कि इनको कौन लाया होगा। एक्स अफ़गान सदर करज़ई साहब का भी बयान दिलचस्प हो जाता है जब उन्होंने कहा था कि आईसिस असल में अमेरिकी क्रिएशन है। ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था। इस सारे अरसे के दौरान आईसिस के का हदफ सिर्फ और सिर्फ अफ़गान तालिबान रहे। एनीवे, इंडिया एक्टिवेट है, इंडिया बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है खामोशी के साथ। ऊपर से नथुराम गोडसे, अंदर से गांधी वाली पॉलिसी लेकर इंडिया एक्टिवेट है। एयर इंडिया की पहली फ़्लाइट जनाब अब दोबारा आज किसी भी वक्त या कल लैंड होने वाली है काबुल एयरपोर्ट पर। एयर इंडिया की, इंडिया अपनी फ़्लाइट से रिज्यूम करने वाला है अफ़गानिस्तान के लिए। अभी तक ये जो मुंह छुपा के और बुरका पहन के मुलाकातें होती रही ना इंडियन डिप्लोमेट्स की अफ़गान तालिबान के साथ, मुंह छुपा के, हिजाब पहन के, बुरका पहन के ये मुलाकातें करते रहे, इसका असर अब ओपनली नज़र आ रहा है। हम आपसे मुसलसल कहते रहे कि इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो मर्जी बग बग झिक झिक करते रहे, इट डजेंट मैटर। आलमी ताकतों के खेल सास बहू के झगड़ों की तरह नहीं होते कि बस लड़ाई है तो लड़ाई है, ख़त्म कर देना, मार देना है, पीट देना है, नामो निशान मिटाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एकजुट हो जाओ सारे आतंकवाद के ख़िलाफ़, नहीं, आलमी ताकतों के खेल ऐसे नहीं होते। बल्कि मैं बड़ा हैरान हूँ, एक बहुत बड़े इंडियन यूट्यूबर हैं, एक भाई साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे, लेकिन एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने भाई वीडियो लगाई हुई है कि अब अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स कब्जे में ले लेंगे अपने। अजीब अजीब स्टोरीज चल रही हैं। और ये उन्होंने ख़ुद नहीं लगाई, ये असल में ना बाज़ इंडियन चैनल्स पर वैसे ही चल रही है ये चीज़ कि अब वो पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर देगा, ये चीज़ें चल रही हैं। अब खुदा जाने कौन इनके दिमाग में इस तरह की
कहाँ से पता नहीं, ये सनी देओल वाली फिल्मों की तरह सोचे इनकी दिमाग में चल रही होती हैं। बाय गॉड दिस इज़ टू मच। और भाई वो न्यूक्लियर बम है, कोई आलू प्याज की बोरी नहीं है कि कंधे पे रखी और चल दिए। वो अजीज़ मियाँ की कवाली है ना, दबा के चल दिए। यहाँ इंडियन मीडिया गा रहा होगा न्यूक्लियर उठा के चल दिए। इट्स अ न्यूक्लियर वेपन, इट्स अ ब्लडी न्यूक्लियर वेपन। भाई खुदा का खौफ करें, लोगों को उल्लू बनाना छोड़ दें। न्यूक्लियर इसी तरह चोरी नहीं होते, आलू प्याज की बोरी की तरह। अमेरिका अरबों डॉलर्स लगाने के बावजूद पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई ख़ास मालूमात हासिल कर नहीं सका। इंडियन रॉ, इजरायली मुसाद, CIA वाले ये लगे रहे, सालों से लगे रहे, इनको कुछ पता ही नहीं चल सका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। और यहाँ पर आप कह रहे हैं और जी तालिबान न्यूक्लियर ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है आप इनडायरेक्टली ये मान रहे हैं कि अफ़गान तालिबान जो है ये रॉ, मूसाद, CIA इन सब से आगे हैं, और जो काम ये एजेंसीज नहीं कर पाई वो तालिबान कर लेंगे। यानी यू आर ट्राइंग टू से दैट अफ़गान तालिबान आर फार अहेड देन रॉ, इंडिया, CIA, मूसाद। व्हाट इज़ दिस? वो तालिबान जिनके लिए अमरीकी जनरल कह रहे हैं कि चंद दर्जन मोटरसाइकिल सवारों ने काबुल फतह किया, बाइक पे आए चंद दर्जन लोग और काबुल फतह कर लिया, उनके लिए आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का ये बाइक पे आके न्यूक्लियर ले जाएंगे। व्हाट आर यू सेइंग यार, बाइक पे आके न्यूक्लियर ले जाएगा कोई? असल में इंडिया के अंदर यूरेनियम खुद चोरी होता रहा है, और हम आपको ये बता दें आलमी मीडिया की बाद रिपोर्ट्स के मुताबिक तो खुद इंडिया के हाई ऑफिशियल्स ही इस चोरी में मुलविस पाए गए हैं, ब्लैक मार्केट में पैसा बनाने के लिए। अलबत्ता पाकिस्तान से इस तरह का वाक़या आपको सुनने को नहीं मिला होगा, बल्कि एज वी सेड खुद अमेरिका को भी ज़्यादा इल्म है नहीं इस बारे में। आपको ये जानकर हैरत होगी कि लेट 80s में जब पाकिस्तान ने ये सलाहियत हासिल कर ली थी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, लेट 80s में, ये तो 1998 में ये जो पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, ये तो इसीलिए किए थे क्योंकि इंडिया ने कर दिए थे, तो उसके जवाब में उन्होंने किए थे। इंडिया ने दूसरी बार किए, सबको पता था इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर। 70s में इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया था, उन्होंने एक तजुर्बा भी कर दिया था 70s में। इसके बावजूद बीजेपी की सरकार आई, वो अपने हिंदुत्व के गुंडों को खुश करने के लिए पाकिस्तान को न्यूक्लियर दिखा रहे थे। 1998 में 5 धमाके किए उन्होंने, उधर से पाकिस्तान ने जवाब में 6 धमाके कर दिए और रिप्लाई किया था कि अगर 6 करोगे तो 10 करेंगे हम। तो पाकिस्तान ने वो 1998 में शो किया था, बना उन्होंने 80s में लिया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब पाकिस्तान ने ये 80s में बनाए थे ना, उस वक्त भी अमेरिकियों की ये असेसमेंट थी कि पाकिस्तान अभी चंद साल दूर है ये कैपेबिलिटी हासिल करने के लिए। यानी अमेरिकियों को ये भी नहीं पता था कि इनके पास है या नहीं है, लेकिन उनको ये था कि बहुत एडवांस लेवल पर है। तो ये जो कुछ भी आप सुन रहे हैं ना कि तालिबान न्यूक्लियर ले लेंगे, दिस इज़ ऑल रबिश। क्यों लेंगे भाई, किसको मारेंगे, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे ही फजूल बस। तैयब अर्दगान तुर्की के जो हैं ये गए हुए हैं रशिया, और प्यूटन से इनकी 3 घंटे की मुलाकात हुई है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में डिस्कस हुई हैं। तुर्की और रशिया के मामला डिटेल में डिस्कस हुए हैं, सीरिया से लेकर और तमाम मामला। S-400 लेने जा रहे हैं दूसरी बार, पहली बार ये ले चुके हैं, एक बार S-400 ले, अभी दूसरा उनका मुआहदा होने जा रहा है तुर्की का रशिया से। पहली बार जब इन्होंने S-400 लिया था तो अमेरिका ने धमकी दी थी इनको कि हम जो हैं तुर्की पे पाबंदियां लगा देंगे। तुर्की ने कहा था अच्छा, हम तो डर गए भाई आपकी पाबंदियों का सुनकर, ओहो माय गॉड, फिर हमारा क्या होगा, हम तो डर गए, हु केयर्स। उन्होंने ले लिया S-400, उन्होंने कहा लगानी है तो लगाओ पाबंदी, हम तो लेंगे, उन्होंने ले ली। तुर्की में कोई बीजेपी सरकार थोड़ी है, अर्जुन मैदान जंग में तीर लेके बैठा हुआ है, सोच रहा है मारूं अपने दुश्मन को नहीं मारूं, मारूं अपने दुश्मन को नहीं मारूं, S-400 लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं, अमेरिका माई बाप रूठ गया तो कैसे मनाएंगे, ना 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 ना। टर्की वाले हैं भाई, इन्होंने कहा लगा दो पाबंदियाँ अंकल सैम, कौन डरता है आपसे। और अब दूसरी बार लेने जा रहे हैं दोबारा। असल में तैयब अर्दगान जानता है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों को इस वक्त तुर्की की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय तुर्की के। तुर्की को इतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है तुर्की की। मिडल ईस्ट से लेकर अफ़गानिस्तान तक तुर्की का या तो ख़ुद का असर है डायरेक्टली, या फिर वो उन मुल्कों का इत्तेहादी है जो कि इन रीजन्स पर असर रखते हैं। बड़ा ही अहम और कामयाब इनका दौरा रहा है तैयब अर्दगान का। यहाँ भी इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत क्रिएट होती जा रही है, वो ये कि रूस पहले ही इंडिया से क्वाड और प्रो अमेरिका स्टांस की वजह से नाराज़ हो गया है जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, और जब से ये मुकम्मल तौर पर अमेरिका की गोद में छलांग लगा के बैठ गए। रूस पहले से ही नाराज़ है, और अब वो तमाम मुल्क रूस के क्लोज होते जा रहे हैं जिनसे इंडिया की नहीं बनती। 2-3 रोज़ पहले ही अर्दगान ने, अभी 2-3 रोज़ पहले
अपने यूनाइटेड नेशंस के खिताब में इंडिया से कहा हुआ है कि ज़रा अपनी हरकतें सुधारो ना, कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हो आप। उर्दुगान ने कहा हुआ है, उर्दुगान बार बार कश्मीर याद दिला रहा है मोदी सरकार को। और फिर आप देखें रूस का पाकिस्तान के साथ बढ़ता हुआ फौजी और सिविलियन ताल्लुक। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं रूस के अंदर पाकिस्तानी और रूस के स्पेशल जो फोर्सेज हैं वो फौजी मशकें कर रही हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं। और चाइना का तो कहने की ज़रूरत नहीं है, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया के साथ। ये सारे के सारे इंडिया मुखालिफ मुल्क हैं और इन सब का रूस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक बन चुका है। इंडिया को गुज़िश्ता महीने चाइना के 100 घोड़ेसवार फौजियों ने चिढ़ाते हुए 5 किलोमीटर अंदर इंडिया की रियासत उत्तराखंड के अंदर आ गए और एक पुल उन्होंने इंडियन इलाके के अंदर इंडिया की बनाई हुई पुल उड़ा के चल दिए वापस। आराम से आए, कार्रवाई की और चले गए वापस। नाउ व्हाट वाज दैट? ये असल में चाइना मोदी सरकार को बता रहा है कि आपके डिफेंस सिस्टम की लेवल ये है, हम घोड़ों पे आए हैं, कोई हम ऐसी गाड़ियों में नहीं आए जो कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी रखती हैं, घोड़ों पे आए भाई, घोड़ों पे आए, कार्रवाई की और चले गए हम। एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। अब घोड़ों पे ही ये हाल है तो चीन के मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के सामने इंडिया कहाँ खड़ा है, जिससे अमेरिका भी डरता है। माइटी ड्रैगन तैयार है वैसे, माइटी ड्रैगन चीन का J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट, इसका निकनेम है माइटी ड्रैगन। ये तैयार है, 5th जनरेशन फाइटर जेट है, सिंगल सीट ऑल वेदर स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर जेट माइटी ड्रैगन J-20 तैयार है। ये वो फाइटर एयरक्राफ्ट है चीन का जो उन्होंने अमेरिका के सबसे मॉडर्न F-22 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में बनाया हुआ है। और इस J-20 के अंदर अमेरिका के F-22 से भी बेहतर रेडार सिस्टम और इंफ्रारेड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। दुनिया का कोई रेडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता माइटी ड्रैगन को। और इससे पहले चीनी घोड़ों पर होके गए इंडिया से, घोड़ों पर, और इंडिया को पता भी नहीं चल सका, पुल लड़ा के चल दिए। अमेरिकी परेशान हो गए J-20 देख कर कि ये क्या बला बना दिया उन्होंने। नॉर्मली फाइटर एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनमें 3D नोजल्स होते हैं जो कि सर्कुलर शक्ल के होते हैं। J-20 के अंदर 2D नोजल्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर शक्ल के हैं। अमेरिका के F-22 और चीन के J-20 दोनों के अंदर 2D नोजल्स पड़े हुए हैं। लेकिन J-20 हैज़ गॉट इन्हांस्ड मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज विच इज़ वाई इट सरपास अमेरिकाज F-22। अब ये चीनी टेक्नोलॉजी की लेवल है। देयर कंपिटिटर्स आर अमेरिकन्स नॉट इंडिया। मुझे बड़ी हैरत होती है एट टाइम्स जब ये टेक्नोलॉजी का खेल देखता हूँ, फिर रिटायर्ड सीनियर इंडियन जनरल्स की बातें सुनता हूँ इंडियन मीडिया पे कि हम 2 फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहे हैं। सब छोड़ दें आप, सारे फ्रंट्स छोड़ दें। चाइना वाला फ्रंट देखें आप, चीन की टेक्नोलॉजी देखिए और ईमानदारी से बताएं कि क्या ये सारे क्लेम्स खोखले नहीं है 2 फ्रंट वाले। वो घोड़ों पे चढ़ के भी आते हैं इंडिया के अंदर, घुस के दिखाते हैं, उत्तराखंड में पुल उड़ा के जाते हैं। एंड येट यू आर टॉकिंग अबाउट कम्पीटिंग विद देयर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। हाउ? आप कैसे करेंगे? देखें, वो अपने पुराने एयरक्राफ्ट तक ड्रोन्स में कन्वर्ट कर चुके हैं बिना पायलट के। उनके ये एयरक्राफ्ट खुद ही उड़ रहे हैं और ये उनकी टेक्नोलॉजी की लेवल है। इंडिया अपनी सी कोशिशें ज़रूर कर रहा है। कल परसों उन्होंने आकाश प्राइम मिसाइल का तजुर्बा किया है। आकाश वैसे तो ये पुराना मिसाइल है लेकिन इसमें कुछ नए फीचर्स उन्होंने ऐड करके यानी इधर उधर से ठोक पीट के और आकाश प्राइम का नाम दे दिया है। और कहा जा रहा है कि चाइना को सबक सिखाएंगे, आकाश उड़ाएंगे। नई जो एडिशंस की गई हैं ना उसके मुताबिक आकाश हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में लो टेम्परेचर पर भी काम कर पाएगा। यानी लद्दाख और उन सारे इलाकों में जहां पर ये फटा चल रहा है उनको देखकर आकाश में ये एक इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। और इंडियन मिलिट्री एक्सपर्ट्स लगे हुए टीवी पे, ओ जी आकाश आ गया, छोड़ेंगे नहीं, चीन को नानी याद दिला देंगे, पाकिस्तान तो गया, बस ख़त्म कर देंगे सबको। उफ मेरे खुदा, इसी तरह का मिसाइल 2017 से पाकिस्तान अपने बॉर्डर पर पहले ही लगा के बैठा हुआ है। आकाश की तरह का आकाश प्राइम जो अभी बना है, जो अभी इसका तजुर्बा हुआ है, 2017 से पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। चीन 2011 में बना के बैठा है, इसको कहते हैं LYAT। 2011 में चीन ने इंडक्ट किया अपनी आर्मी में। आज से 10 साल पहले, अब 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने बनाया। 2017 में यही चीज़ पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज में इसको इंडक्ट किया। यानी ये जो इंडिया ने आजकल में ये चीज़ टेस्ट की है ना आकाश प्राइम, उसके हरीफ इंडिया के पहले से ही अपने बॉर्डर्स पर लगा के बैठे हुए हैं यही चीज़। चीन 10 साल पहले और पाकिस्तान 4 साल पहले। इसका मतलब है कि चीन जो है ये इंडिया से 10 साल आगे है टेक्नोलॉजी में और पाकिस्तान 4 साल आगे है। नहीं आकाश आ गया, चीन को नानी याद दिलाएंगे मोदी जी। 10 साल से चीन लेके बैठा हुआ है और पाकिस्तानी फ़ौज जो है 4 साल से लगा के बैठी हुई है, उनके बॉर्डर पर लगे हुए हैं। बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज ने 2019 में
आज से 2 साल पहले 2019 में अलबैज़ा मिलिट्री एक्सरसाइजेज की थी, उसमें इसी सिस्टम की लाइव फायरिंग टेस्ट भी की हुई है उन्होंने, LYAT। बल्कि ये आकाश से भी आगे हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आकाश प्राइम में नहीं है। अब ये अगर कोई पाकिस्तान से मुकाबले की बात होती तो भी समझ में आता कि अमेरिका इंडिया पे क्यों रिलाई कर रहा है, लेकिन चीन जो कि ख़ुद अमेरिका के टक्कर का मुल्क है, इसके लिए कैसे, आई डोंट नो किस मकबूतुल हवास किस्म के बंदे ने ये आइडिया फ्लोट किया होगा अमेरिका के अंदर कि लेट्स इन्वेस्ट ऑन इंडिया, लेट्स रिलाई ऑन देम अगेंस्ट चाइना। इंडिया के पास मिलिट्री स्पेंडिंग्स के लिए भी रिक्वायर्ड फंड्स नहीं है, फिर कैसे ये आइडिया फ्लोट किया गया अमेरिका के अंदर, किसने किया? नो वंडर वाई अमेरिकियों को जल्द ही अकल आ गई और फिर उन्होंने इंडिया डोमिनेटेड ये जो क्वाड फोरम था इसकी जगह पर दूसरा ऑक्स बना के अब ऑस्ट्रेलिया और यूके के पीछे पड़े हुए हैं कि इंडिया की बजाय कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए अब इन दोनों मुल्कों पे हम डिपेंड करते हैं।